देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज हम लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद में शौक तंत्र के प्रदर्शन का विश्लेषण करेंगे। राज्यसभा में हुए असंसदीय हंगामे का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने देश को शौक यानी गहरा झटका दिया है। यह सीसीटीवी वीडियो मौन था, यानी इसमें कोई आवाज नहीं थी, लेकिन बिना किसी आवाज के भी इसमें जो दृश्य दिखाई दे रहे थे वो अपने आप में सारी मर्यादाओं को तोड़ने वाले थे। आपने दिन भर ये वीडियो देखा होगा, लेकिन इस अनलिमिटेड हंगामे की असली वजह क्या है और मर्यादाओं के तार तार होने के पीछे जिम्मेदारी किसकी है, ये समझना जरूरी है। इस घटना पर विपक्ष के अपने आरोप हैं, सरकार के अपने तर्क हैं। हम सारे तथ्यों को आपके सामने रखेंगे और यह भी देखेंगे कि मर्यादाओं के टूटने का आप पर कैसा असर होता है। जो दृश्य आपने आज देखे हैं उसमें देश का ही घाटा है, टैक्स पेयर की कमाई का घाटा है। मॉनसून सत्र कैसे असंसदीय बन गया और कैसे आपके 264 करोड़ रुपए शोर में हवा हो गए, ये जानने का पूरा अधिकार आपको है। इसके बाद अफगानिस्तान के शहरों पर तालिबान की 10वीं स्ट्राइक का विश्लेषण करेंगे। तालिबान ने आज गजनी शहर पर कब्जा कर लिया है। यह शहर काबुल से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है और कंधार और काबुल के बीच का रास्ता इस शहर से होकर गुजरता है। यानी इस समय गजनी में तालिबान है और आगे काबुल पर कब्जे का फरमान है। सिर्फ 7 दिन में 10 शहरों पर तालिबान ने कब्जा कैसे कर लिया, कंधार की जेल को तोड़कर कैदियों को तालिबान ने कौन सा ऑफर दिया और आगे अफगानिस्तान के हालात कितने विस्फोटक होने वाले हैं, यह सब आपको पता होना चाहिए। इस समय अफगानिस्तान पर भारत के विदेश मंत्रालय की नजर है। भारत और अफगानिस्तान की कूटनीतिक दोस्ती के एंगल से बहुत नाजुक परिस्थितियां हैं। पाकिस्तान के समर्थन से तालिबान ने वो कर दिया है जिसकी उम्मीद दुनिया के तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स को भी नहीं थी। और आपको किन्नौर हादसे की पहाड़ तोड़ ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। आज तक की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात को रिकॉर्ड किया है, अपनों को खोने वाले परिवारों से बात की है, हादसे की वजहों का विश्लेषण किया है। पहाड़ों का इस तरह कमजोर होकर दरकना चिंता का विषय है। किन्नौर में पिछले कुछ समय में यह तीसरी घटना है, इसीलिए इस पर भी हमारा फोकस है। खबरदार में आज हम लगातार दूसरे दिन संसद के मॉनसून सत्र के अनपार्लियामेंट्री अफेयर्स की सत्रवार चर्चा करेंगे, क्योंकि इस संसद सत्र में कोई खास पार्लियामेंट्री अफेयर्स यानी संसदीय कार्य हुए ही नहीं, बस अधिकतर वक्त असंसदीय कार्य ही होते रहे। मंगलवार को राज्यसभा में जिस तरह की घटना से सभापति वेंकैया नायडू रात को सो नहीं पाए थे और भावुक हो गए थे, बुधवार को राज्यसभा में ही उससे भी बड़ी असंसदीय घटना हो गई, जिसका लाइव प्रसारण तो नहीं हुआ, लेकिन उसका सीसीटीवी वीडियो फुटेज आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह सब तब हुआ जब बुधवार को राज्यसभा में इंश्योरेंस बिल पास किया जा रहा था। तब विपक्षी सांसदों और मार्शल्स के बीच हाथापाई हो रही थी, जो इस वीडियो में दिख भी रहा है। कल के इस वीडियो पर आज सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जमकर एक दूसरे पर आरोपों की बौछार की। आज विपक्ष के सभी बड़े दलों ने विरोध मार्च निकाला और सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों ने मोर्चा संभाला। लोकतंत्र के मंदिर में शौक तंत्र की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। डॉक्टर के केशव राव जी, ये बुधवार को राज्यसभा में ओबीसी बिल शांतिपूर्वक पास होने के चंद मिनटों बाद का वीडियो है। वीडियो में हंगामे की आवाज तो नहीं है, वैसे अशांति को महसूस करने के लिए आवाज की कोई खास जरूरत भी नहीं है। वीडियो में देखा जा सकता है कि विपक्ष के सांसद राज्यसभा की वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में वर्दीधारी मार्शल सांसदों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि सांसदों और मार्शल के बीच लगातार धक्का मुक्की हो रही है। कुछ सांसद एक महिला मार्शल को धकेलते हुए भी दिख रहे हैं। वीडियो में जो कुछ दिख रहा है वो आपके सामने है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो सिर्फ विपक्ष को दिख रही हैं, तो विपक्षी नेताओं से ही सुन लीजिए। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है।
बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। हमने कल देखा है, लोकतंत्र की हत्या हुई हमने देखा है, हमारे आंखों से देखा है। जिस तरह से कल राज्यसभा में मार्शल के ड्रेस पर बाहर से प्राइवेट लोग आकर हमारे महिला सांसद और हमारे सभी सांसदों के ऊपर हमला करने की कोशिश की, मुझे लगा ये मार्शल नहीं थे, मार्शल लॉ लगाया था राज्यसभा में और पार्लियामेंट में। हमने इस प्रकार से जो लोग खड़े थे कल, तो मैंने तो बोला कि मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा हूँ और हमें रोका जा रहा है अंदर जाने से। इस घटना के विरोध में 14 से ज्यादा विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद से लेकर विजय चौक तक मार्च निकाला। उसके बाद राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू से मुलाकात कर इस पूरी घटना की जांच करने की अपील की। फिर बाकायदा एक साझा बयान जारी कर आरोप लगाया कि बाहरी लोग जो संसद की सुरक्षा में तैनात नहीं थे, उन्हें संसद में बुलाया गया। ये बाहरी लोग विपक्षी नेताओं और सदस्यों से हाथापाई करने के लिए लाए गए। इस दौरान विपक्षी नेताओं और सदस्यों के साथ बदसलूकी की गई। विपक्ष का आरोप है कि इस दौरान महिला सांसदों को भी वहां मौजूद पुरुष मार्शलों ने निशाना बनाया। आज विपक्षी दलों ने संसद से लेकर विजय चौक तक जो मार्च निकाला, वो इसी घटना के विरोध में था। कांग्रेस की महिला सांसदों ने गुरुवार की घटना का विवरण कुछ यूं दिया। उनको किस बात की घमंड है जो मार्शलों को सामने कर देते हैं और एक महिला मार्शल के साथ सारे पुरुष मार्शल एक महिला सांसद को धक्का देते हैं, जिसके तहत बहुत ज्यादा चोट आई है। हाथ में चोट आई है, दोनों बाहों में चोट आई है, पीछे तरफ कमर के पास चोट आई है। धक्का दिए जिसके चलते चेयर का वो लगा है और कोना लग गया है, फिर यहाँ पे पसली में लगा हुआ है। आज मेरे को बहुत भारी दर्द हो रहा है। उनके एक एमपी साहब हैं बीजेपी से, मिस्टर आठावले, आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग, उन्होंने इतना अभद्र शब्द प्रयोग किया कि हमें आवाज उठानी पड़ी कि इनको रोको। इतना आप देख सकते हो उनका जो अभद्र टिप्पणी हुआ, और कुछ भी बोलते हमेशा बोलते, पर इस बार उन्होंने लिमिट क्रॉस कर ली। तो हमने चेयरपर्सन को बोला कि इनको रोको कि ये ऐसा शब्द प्रयोग ना करे। देखिए, पूरे सदन के अंदर जितने सांसद हैं उसके 3 गुना तो मार्शल उपस्थित थे। खड़े होने की भी हमको जगह नहीं थी, वेल में जाने के लिए जगह नहीं थी, और उसी बीच ऐसा आपाधापी हुआ कि पुरुष मार्शल लोग धक्का मुक्की करने लग गए, जिसमें हमारी महिला सांसद गिर गई। और महिलाओं के साथ सदन के अंदर इस तरह से दुर्व्यवहार होगा तो कौन सहन करेगा। राज्यसभा में बुधवार को विपक्षी सांसदों और मार्शलों के बीच जो हंगामेदार सत्र चला, ये वीडियो उसका ट्रेलर मात्र है। वैसे हंगामा तो इस वीडियो की रिलीज को लेकर भी है, जिसे किसने जारी किया ये अभी तक पता नहीं चला है। विपक्ष कह रहा है कि ये वीडियो सरकार ने जारी किया है, उतना ही जितना सरकार को सूट करता है। जो सरकार कहती है, अगर आप उसी को सच मानते तो मान लो। हम तो आई विटनेस हैं, देखे हैं, और पूरे राज्यसभा के मेंबर देखे हैं, और आपके फुटेज को आप क्या क्या कर सकते हैं सबको मालूम है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि वहाँ फोर्स आई कैसी। इतना नॉर्मल मार्शल्स तो वहाँ नहीं थे, और इतने महिलाएं भी नहीं थी। सरकार कह रही है कि वीडियो कहां से लीक हुआ उसे नहीं पता। हालांकि इस वीडियो के आधार पर सरकार के 8 मंत्रियों ने एक साथ सामने आकर विपक्ष पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले जरूर किए। They try to forcibly open the door by breaking the glass. शीशा तोड़ के अंदर आने का कोशिश किया। एक महिला कर्मचारी को घायल हो गए, एंड शी हैज गिवन इन राइटिंग दैट मुझे ऐसी घटना में घायल हो गए, एक्शन होना चाहिए। देन डे बिफोर यस्टरडे टेबल के ऊपर चढ़ के, ऐसे तो उस दिन कुछ बिल भी पारित नहीं हो रहा था जी, इट वॉज ए डिस्कशन ऑन फार्मर्स। उससे आज पूरे सदन की गरिमा भी टूटी है, गिरी है। चेयरमैन के ऊपर अनाप शनाप बेबुनियाद आरोप लगाकर चेयरमैन की डिग्निटी को भी इन्होंने बहुत हर्ट किया है, और एक प्रकार से न्यू लो इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का प्रदर्शन हमने राज्यसभा में
प्रमुख विपक्षी दलों के व्यवहार में देखा। जहां देश की जनता इंतजार करती है कि उनसे जुड़े हुए विषयों को सदन में उठाया जाए, वहीं पर विपक्ष ने सड़क से संसद तक सिर्फ अराजकता अराजकता और अराजकता, ये विपक्ष का एकमात्र एजेंडा रहा। और एक घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। जाहिर है सत्ता और विपक्ष दोनों अपने अपने एंगल से इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन ये वीडियो देश की 135 करोड़ पब्लिक भी देख रही है और पब्लिक के बारे में कहा जाता है कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बुधवार को संसद में सांसदों और मार्शल्स के बीच हुई हाथापाई की घटना पर राज्यसभा की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें कहा गया है कि सभापति के निर्देश पर मार्शल्स ने करीब 5:45 बजे इंश्योरेंस बिल पर चर्चा के दौरान अपनी पोजीशन ले ली थी, क्योंकि हंगामे के आसार पहले से थे। इस दौरान जब सांसदों ने आक्रामकता दिखाई तो अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को बुलाना पड़ा। तभी एक महिला मार्शल को सांसदों ने बुरी तरह से घसीटा, जिसकी वजह से महिला मार्शल को चोटें आई। एक सांसद ने एक पुरुष मार्शल को इस तरह से पकड़ा कि उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी। साथ ही राज्यसभा के बयान में यह भी कहा गया है कि किसी भी मार्शल ने किसी सांसद के साथ कोई बदसलूकी नहीं की और न ही सांसद की सुरक्षा एजेंसी के अलावा किसी बाहरी एजेंसी का कोई सुरक्षा कर्मी राज्यसभा में दाखिल हुआ। वैसे ये इत्तेफाक हो भी सकता है और नहीं भी कि मंगलवार को विपक्षी सांसदों ने संसद की रूल बुक को उछाला और उसके अगले ही दिन यानी बुधवार को संसद में सांसदों के बर्ताव से जुड़े सारे रूल यानी नियम ही तार-तार हो गए। राज्यसभा की रूल बुक कहती है कि जब राज्यसभा की बैठक हो रही हो तब कोई सदस्य ऐसी पुस्तक, समाचार पत्र या पत्र नहीं पढ़ेगा जिसका राज्यसभा की कार्रवाई से संबंध न हो। किसी सदस्य के भाषण करते समय उसमें टोका टाकी, शोर या किसी अन्य तरीके से बाधा नहीं डालेगा। कोई भी सदस्य सभापति की चेयर और ऐसे सदस्य के बीच से नहीं गुजरेगा जो भाषण दे रहा। जब सभापति राज्यसभा को संबोधित कर रहे हो तो कोई सदस्य राज्यसभा से बाहर नहीं जाएगा। संसद सदस्य राज्यसभा को संबोधित करते समय अपने सामान्य स्थान पर ही रहेगा। जब सदस्य राज्यसभा में नहीं बोल रहे हो तो शांत रहेंगे। कोई सदस्य राज्यसभा की कार्रवाई में रुकावट नहीं डाले, चिल्लाएंगे नहीं और जब राज्यसभा में भाषण दिया जा रहा हो तो साथ साथ उनकी टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। ये राज्यसभा के वो नियम हैं जिनके पालन करने की अपेक्षा हर सांसद से की जाती है, लेकिन इस बार के मॉनसून सत्र में ये सारे नियम हंगामे में बह गए। इसके वीडियो जिन दिनों ट्रेंड कर रहे हैं, संसद के भीतर इस असंसदीय व्यवहार का नतीजा ये निकला कि संसद के मॉनसून सत्र में लोकसभा को 2 दिन पहले और राज्यसभा को 1 दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ गया। लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए न सत्ता पक्ष तैयार है न विपक्ष। The parliament session is over, and frankly, as far as 60% of the country is concerned, there has been no parliament session, because the voice of 60% of this country has been crushed, humiliated, and yesterday in the Rajya Sabha physically beaten. We raised the issue of Pegasus. We asked the government to debate Pegasus. The government refuses to debate Pegasus. आखिर ये बताइए कि कोविड की चर्चा कैसे हुई? आखिर ये बताइए ओबीसी का बिल कैसे इतने सुचारू रूप से चर्चा हुई? आप ये बताइए बीच में डिवीजन मांगना था तो सब अपनी कुर्सी में बैठ गए। वो खुद डिस्टर्ब करें, वो खुद हाउस चलने ना दें, मार पीट पे आ जाए, तोड़ फोड़ पे आ जाए, कागजों की बौछार बिछाएं, प्रधानमंत्री को परिचय न करने दें अपने नए मंत्रिमंडल का, जो कभी इतिहास में नहीं हुआ। इस प्रकार के व्यवहार के बाद ये कहना कि हम बोलने नहीं दे रहे हैं, आखिर एलओपी जब खड़े हुए वो बोले। हम पड़ोसी मुल्कों के बारे में मार्शल लॉ सुनते थे, कल हमने अपनी आंखों से मार्शल लॉ जैसी परिस्थितियां संसद के अंदर देखी। इंश्योरेंस बिल पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, मार्शल लॉ ने पास किया है। हमारा मानना है कि जब संसद को आवारा बना दिया जाए, लोहिया जी कहते थे, तो सड़कों को रोशन करना होगा। ये शुरुआत है
सड़कों को रोशन करने की और यकीन दिलाते हैं इस अहंकार का प्रतिकार जनता करेगी। हर रोज हम बात करने का कोशिश की कि चर्चा करेंगे, लेकिन आज ये बोल रहे हैं और कल भी जो कुछ भी हुआ हमने ये कहा मंडे तक ले जाने के लिए तैयार है, डिस्कशन नहीं करेंगे। तो मैंने बोला आज कम से कम हमारा बिल पारित करने के लिए आप कोऑपरेट करो। We were threatened saying that if you try to pass the bill, the morning itself we were threatened. I am using the words very carefully. संसद का जो सत्र रहा है ये मैं समझता हूं कि बहुत ही हमारे सब लोगों के लिए शर्मनाक रहा है। कल हमारे नेता शरद पवार जी ने राज्यसभा में बैठे हुए जो प्रोसीडिंग्स हो रही थी उसके बारे में टिप्पणी की है और जो आप सभी लोगों ने आज अखबारों में भी कैरी किया है कि उन्होंने अपने संसदीय जीवन में इस प्रकार की शर्मनाक घटनाओं को कभी देखा नहीं है। न जनता का हित, न टैक्स पेयर के पैसे की फिक्र और न ही संवैधानिक मूल्यों की गरिमा की फिक्र थी इनको। और जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था। जिस तरह का काम करने का तरीका या काम में रुकावट बनने का काम विपक्ष ने किया है, उससे उनको देश से माफी मांगनी ही चाहिए। सरकार की अपनी दलीलें हैं, विपक्ष के अपने दावे हैं, लेकिन संसद के मॉनसून सत्र के दौरान अनलिमिटेड हंगामे की कीमत अगर किसी ने चुकाई है तो वो है करदाता, टैक्स पेयर्स। संसद के दोनों सदनों में 176 घंटे यानी 10,560 मिनट बेकार गए और 1 मिनट संसद चलाने का खर्च होता है करीब 2.5 लाख रुपए। इस हिसाब से मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा राज्यसभा में जनता के 264 करोड़ रुपए हंगामे की भेंट चढ़ गए। लाखों करोड़ों रुपए संसद सत्र पर खर्च होते हैं, लेकिन देश के माननीयों की जेब से तो नहीं जाते, इसीलिए खर्च की चिंता किसी को नहीं होती। चिंता होती है तो इस बात की कि संसद में अपनी मर्जी कैसे चलाई जाए। पेगासस जासूसी कांड की जांच हो या नए कृषि कानूनों की वापसी, विपक्ष बहस की मांग पर अड़ा रहा और सत्ता पक्ष बहस से बचता रहा, जिसका नतीजा यह निकला कि मॉनसून सत्र में संसद की उत्पादकता बीते 2 दशकों में चौथी सबसे कम रही है। लोकसभा की उत्पादकता सिर्फ 21% रही, जबकि राज्यसभा की उत्पादकता सिर्फ 29%। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2 दशकों में दोनों सदनों का सबसे खराब प्रदर्शन वर्ष 2010 के शीत सत्र के दौरान रहा था। तब राज्यसभा में सिर्फ 2%, जबकि लोकसभा में 6% कामकाज ही हो पाया था। तब विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस आवंटन की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग को लेकर दोनों सदनों की कार्रवाई को बाधित किया था। लेकिन अब जब बीजेपी सत्ता में है तो विपक्ष ने पेगासस जासूसी कांड की जांच की मांग को लेकर दोनों सदनों में हंगामा मचाया और कार्रवाई नहीं चलने दी। यानी 11 वर्ष पहले का जो सीन था वही सीन आज भी है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान संसद की गरिमा और जनता के पैसे का हुआ है, चाहे ये अब की बात हो या तब की बात हो। आप देख रहे हैं खबरदार और इस हिस्से में उस ग्रीन सिग्नल की बात करेंगे जो तालिबान को अफगानिस्तान में अमेरिका की वजह से मिल गया है और वो इसका पूरा फायदा उठा रहा है। अमेरिका ने अफगानिस्तान से जाने का फैसला क्या किया? तालिबान ने पूरी तेजी के साथ अफगान शहरों पर स्ट्राइक करनी शुरू कर दी और पिछले 1 हफ्ते में तो तालिबान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 7 दिन में 10 बड़े शहर तालिबान के कब्जे में आ गए। आज तालिबान ने गजनी शहर पर नियंत्रण कर लिया है। यह शहर काबुल से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। जाहिर है अफगानिस्तान की सरकार का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। यह शहर कंधार से काबुल के रास्ते पर है। आप कह सकते हैं कि यह तालिबानी आतंकवादियों की बड़ी रणनीतिक जीत है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तालिबानी लड़ाके जल्द ही काबुल तक भी अपनी पहुंच बना लेंगे। अफगानिस्तान के साथ संबंधों में भारत ने जितना निवेश किया है उसे देखते हुए यह कोई अच्छी खबर नहीं है। अफगानिस्तान में मौजूद भारत के लोगों को पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है कि वो मौका मिलते ही भारत लौटे। तालिबान का झंडा सफेद रंग का है। सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन अफगानिस्तान में आजकल इस सफेद रंग को देखकर दहशत फैल जाती है। अब तक अफगानिस्तान के 10 शहर तालिबान के हाथ में जा चुके हैं। आज गजनी पर भी तालिबानियों का कब्जा हो गया। गजनी शहर के गवर्नर ऑफिस, पुलिस हेडक्वार्टर और जेल पहले सरकार के नियंत्रण में थी, लेकिन अब उस पर तालिबान के आतंकियों का कब्जा है। गजनी और काबुल की दूरी महज 150 किलोमीटर है।
दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स मान रहे थे कि तालिबान को काबुल पर कब्जा करने में 3 से 6 महीने का समय लग सकता है, लेकिन तालिबानी लड़ाके इस आकलन से भी तेज साबित हो रहे हैं। अफगानिस्तान की 34 प्रांतीय राजधानियों और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके तालिबान के निशाने पर हैं और अफगान सेना चाहकर भी इसे आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रही। पिछले कुछ दिनों से एक सप्ताह में करीब 10 प्रांतों के राजधानियों पर तालिबान का कब्जा हो गया है। वहां पर 34 प्रांत हैं पूरे अफगानिस्तान में और उसमें 10 मतलब 1/3 के आसपास उनका कब्जा हो गया है। और जो भी है वो अपना, अगर जिले के हिसाब से देखा जाए तो करीब 200 से ज्यादा जिलों पर उनका कब्जा है। तो इसीलिए शिकंजा तो कसता जा रहा है। पहले कहा जाता था जो उनको काबुल तक पहुंचने में 6 महीने लगेंगे, फिर इसको 3 महीने कर दिया और अब कल की जो अमेरिका से कुछ रिपोर्ट्स आई हैं वो ऐसा लगता है, वो कहते हैं 1 महीने में भी हो सकता है। इस वीडियो को भी देखिए। ये अफगानिस्तान की व्यवस्थाओं को रौंदते तालिबान का वीडियो है। ये वीडियो बताता है कि अफगानिस्तान के शहरों में कितनी तेजी से तालिबान की सत्ता काबिज हो रही है। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि तालिबानी आतंकी कंधार जेल को तोड़ चुके हैं। कंधार जेल पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने जेल में बंद खूंखार अपराधियों को आजादी का गिफ्ट दिया है। एक एक कर तमाम कैदी सलाखों से बाहर निकले और तालिबानी लड़ाकों ने अपराधियों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए अपनी खुशी के इजहार में ठहाके लगाए। ये वही जेल है जहां से कुछ दिन पहले आज तक संवाददाता अशरफ वानी ने रिपोर्टिंग की थी। तब तालिबान कंधार जेल को घेरकर राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग कर रहा था। दरअसल जो जेल हमारे पीछे यहाँ पर है, इसमें जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स तालिबान के हैं, यानी वो नेता जो अलग अलग तालिबान के दौर में सरकार में थे या फिर सरकार चला रहे थे, वही जो है यहाँ पर बंद हैं। और तालिबान जंगजू जो हैं, तालिबान मुजाहिदीन जो हैं, फाइटर्स, वो ये चाहते हैं कि उनको यहाँ से छोड़ दिया जाए और अगर सरकार उनकी वो मांग नहीं मानती है तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं तैयारी में जुटे हैं। इस जेल की आप घेराबंदी देख लीजिए, इतनी सारी जो है चारों ओर से इसी तरह बख्तरबंद गाड़ियाँ यहाँ पर अफगान फौज और अफगान पुलिस की तरफ से रखी गई हैं। तो यहाँ पर जो है कंधार सबसे ज्यादा जो है संवेदनशील एरिया इसलिए बना हुआ है। यहाँ चाहे फिर अलग अलग देशों के दूतावास हो, वो खाली हो चुके हैं। जो अधिकतर लोग हैं इस कंधार शहर के, वो यहाँ से निकल चुके हैं। अब आम जनता यहाँ रहती है और अगर सड़कों पर किसी का राज चलता है तो एक तरफ अफगानिस्तान की सेना का और दूसरी तरफ तालिबान। तालिबान ने हाल ही में अफगानिस्तान के कम से कम 6 शहरों से लगभग 1000 अपराधियों और नशीली दवाओं के तस्करों को रिहा कर दिया है। इस खतरे को देखते हुए अफगानिस्तान की सरकार ने हाल ही में 3000 से ज्यादा तालिबानी कैदियों को कंधार जेल से काबुल शिफ्ट कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी कंधार जेल में सैकड़ों तालिबानी बंद थे। तालिबान ने बहुत तेजी से अफगानिस्तान के शहरों पर एक एक कर स्ट्राइक की है। अफगानिस्तान के बड़े शहरों में से एक लश्करगाह में अफगानी सेना को पीछे धकेलते हुए तालिबान ने पुलिस मुख्यालय पर कब्जा कर लिया। वहां कुछ सुरक्षा कर्मियों ने आत्मसमर्पण किया तो कुछ ने छिपकर जान बचाई। कुंदूज प्रांत का ज्यादातर हिस्सा और कुंदूज एयरपोर्ट अफगानिस्तान के हाथ से निकल गया। भारत ने अफगान सेना को जो हेलीकॉप्टर दिया था उस पर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया। हालांकि ये हेलीकॉप्टर किसी काम का नहीं है क्योंकि इसका इंजन और पुर्जे अफगान सेना ने पहले ही निकाल दिए थे। चाहे पश्चिमी अफगानिस्तान का शहर फराह हो या उत्तरी अफगानिस्तान के बगलान प्रांत का शहर पुले खुमरी, इन शहरों में चारों तरफ बेखौफ तालिबानी दिख रहे हैं। फराह प्रांत के मंत्री हुमायूं शाहिजादा के अनुसार पूरा फराह शहर तालिबान के कब्जे में चला गया है। उधर मज़ार शरीफ पर भी बड़ा खतरा है। ऐसे नाजुक हालात में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने वहां का दौरा किया है और अफगान आर्मी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को बदल दिया है। जाहिर है दबाव बहुत ज्यादा है। यूरोपीय यूनियन के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अफगानिस्तान के कम से कम 65% हिस्सों में तालिबान का कब्जा हो चुका है। जाहिर है खतरा बड़ा है। अफगान सेना अगर इसी तरह एक एक कर अपने इलाके को गंवाती रही तो वो दिन दूर नहीं जब तालिबान काबुल तक पहुंच जाएगा। अमेरिकी सेना के आकलन के मुताबिक अगले महीने तक काबुल पर दबाव तेज हो सकता है। अमेरिका इससे चिंतित तो है, लेकिन अफगानिस्तान के मसले पर अब उसकी दखल देने की कोई योजना नहीं है। यानी अमेरिका का संदेश ये है कि तुम्हारी मुसीबत है, तुम ही संभालो।
The reason why not is because it's their country to defend now. This is their struggle. The commander-in-chief has given us a new mission, and that mission is to draw down by the end of this month, and that's where we're moving to. What it looks like beyond that, I'm simply not going to speculate. But this is their country. These are their military forces. These are their provincial capitals. Their people to defend. गजनी के कब्जे के बाद आम अफगानिस्तानियों की उम्मीदें टूट गई हैं। लोग सोच रहे थे कि काबुल और आसपास का क्षेत्र तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन आने वाले समय में इस उम्मीद पर पानी फिर सकता है। अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। यहां खबर की पूरी पिक्चर भी आपके सामने रखते हैं। तालिबान जिस तेजी से अफगानिस्तान के शहरों पर कब्जा कर रहा है, उसे देखकर दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट हैरान। सिर्फ 7 दिन में तालिबानी लड़ाकों ने कैसे अफगान सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया, यह समझने की जरूरत है। निमरूज प्रांत का जरांज जहां पहला बड़ा शहर था जो 6 अगस्त को तालिबान के हाथ में आ गया था। इसके बाद अगले दिन 7 अगस्त को शबरगान पर कब्जा हुआ। 8 अगस्त को कुंदूज, सरेपोल और तलोकान पर कब्जा हुआ। सरेपोल पर कब्जे का मतलब था 7 जिले और 896 गांव तालिबान के कब्जे में आ गए। इसके अलावा करीब 4 लाख की आबादी वाले कुंदूज और 2 से 3 लाख की आबादी वाले तालिकान पर कब्जा करना तालिबान की बड़ी रणनीतिक जीत थी। कुंदूज से तो ड्रग्स के जरिए कमाई का रास्ता भी तालिबान के लिए खुल गया था। 9 अगस्त को ऐबक पर कब्जा हुआ। फराह और पुले खुमरी 10 अगस्त को शिकंजे में आए। फराह पश्चिमी अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इसका बॉर्डर ईरान के साथ लगता है, जबकि पुले खुमरी बगलान प्रांत की राजधानी है। 11 अगस्त को अफगानिस्तान का फैजाबाद तालिबान को मिला। यह अफगानिस्तान का एक व्यावसायिक केंद्र माना जाता है। और 12 अगस्त को गजनी का नंबर आया। इनमें गजनी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि काबुल से कंधार जाने का रास्ता इस शहर से होकर गुजरता है। काबुल यहां से करीब 150 किलोमीटर दूर है। तालिबान के लिए इस शहर पर कब्जा जमाना बहुत बड़ी रणनीतिक बढ़त है। इसके अलावा हेरात में भी पुलिस हेडक्वार्टर पर तालिबान का कब्जा हो गया है। अफगानिस्तान में कुल 34 प्रांतीय राजधानियां हैं और सिर्फ एक हफ्ते में तालिबान ने इनमें से करीब 1/3 को कब्जे में ले लिया। यानी अफगानिस्तान के शहरों में तालिबान का स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा है। इस तेजी से अफगान सरकार परेशान है और अमेरिका पूरी तरह बेफिक्र हो चुका है। आगे अफगानिस्तान का क्या होगा, इससे अमेरिका को कोई मतलब नहीं। वो अपना पल्ला पहले ही झाड़ चुका है। तमाम कूटनीतिक एक्सपर्ट अचानक पैदा हुए इस संकट के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। अफगानिस्तान की तबाही के बाद पहाड़ों के दरकने से होने वाली तबाही की तस्वीरों का विश्लेषण करते हैं। किन्नौर में जो हादसा हुआ, जिस तरह पहाड़ टूटकर यात्रियों से भरी बस और वाहनों पर गिरा, उसकी चर्चा देश के हर घर में हुई। पहाड़ गिरा तो कैसे जिंदगियां पाताल में चली गई। इस हादसे के बाद का रेस्क्यू ऑपरेशन कितना मुश्किल रहा, ये सब आपको बताएंगे। किन्नौर के चौरा और नेगुलसरी के बीच थाच नाला का यह वही खतरनाक मोड़ है जहां पहाड़ मौत बनकर बरसा था। इस खौफनाक इलाके में तबाही के निशान बाकी है। ड्रोन कैमरे की मदद से हादसे का शिकार हुए लोगों की तलाश जारी है। वहीं हाईवे को खोलकर कई घंटों से फंसी गाड़ियों को धीरे धीरे निकाला जा रहा है। ये जो मेरे पीछे ठीक आप स्पॉट देख रहे हैं, ये वो जगह है जहां पर ऊपर से पहाड़ का मलबा गिरा है। अब वो जहां पर वो बस दिखाई दे रही है, कल ठीक ऐसे हालात थे जैसे ये बस है, ऊपर से पहाड़ गिरा और पूरी की पूरी बस उसके अंदर समा गई। पहाड़ बार बार दरक रहा है और रेस्क्यू का काम खतरे से खाली नहीं। नीचे गहरी खाई है, सतलुज नदी उफान पर बह रही है। वहीं ऊपर से पहाड़ टूट टूट कर नीचे आ रहा है। किन्नौर लैंडस्लाइड में राहत और बचाव में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, आप मेरे ठीक ऊपर देखिए। पहले हम ऊपर से आपको नीचे का एंगल दिखा रहे थे और बीच में एनडीआरएफ के जवान आप देख सकते हैं जो राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। वहां से एक बार फिर से ऊपर से जो मिट्टी का धुआं दिख रहा है, दरअसल वहां पर फिर से लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से जो लोग रेस्क्यू में सर्च में लगे हुए हैं उनको दिक्कतें आ रही है। उधर खाई में गिरी बस में सवार यात्रियों की तलाश के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। गहरी खाई और दरकते पहाड़ में जहां इंसानों का जाना खतरे से खाली नहीं, वहीं ड्रोन की मदद से ही रेस्क्यू को आगे बढ़ाया जा रहा है।
दरअसल अब भी कई लोग लापता हैं। बस में सवार यात्रियों के अलावा एक ट्रक और एक कार में सवार शख्स का भी सुराग नहीं मिला है। ये सभी 11 अगस्त सुबह 11:56 पर इस तबाही के शिकार हुए थे, जब अचानक दर के पहाड़ ने चंद सेकंड में कई जिंदगियां समेत आधा दर्जन गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। यात्रियों से भरी बस तो 700 मीटर गहरी खाई में इस तरह गायब हुई कि उसका अता पता ही नहीं चला। जहां से बस नीचे गिरी, वहां से नीचे देखने भर से ही इंसान सिहर उठता है। मलबे के साथ खाई में गिरी बस का पुर्जा पुर्जा बिखर गया। बस के 2 टायर कहीं मिले, एक टायर कहीं और पड़ा मिला। इंजन का एक हिस्सा यहां मिला तो बस का सिलेंडर चट्टानों में दबा नजर आया। पहाड़ के दरकने की यह घटना एक तरह का अलार्म है। किन्नौर में खास तौर पर ऐसी जो घटना हुई है वो कई बार हो चुकी है। इस पर पर्यावरण वैज्ञानिकों की नजर है। वैसे भी किन्नौर पर्यावरण के लिहाज से एक नाजुक इलाका है और ये तथ्य है कि हिमाचल प्रदेश में वन क्षेत्र बढ़ा है, वहीं किन्नौर में वन क्षेत्र पहले के मुकाबले घटा है। ऐसे में किन्नौर में जो हो रहा है उसे कुदरती तबाही कहना पूरी तरीके से सही नहीं है। अभी एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप रहिए खबरदार।